जंग के तीन धुरी में बटी हुई इस दुनिया की नजर फिलहाल मध्य एशिया पर है, जहां अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग को 5 दिन हो चुके हैं। आज 5वें दिन ईरान से बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका और इजराइल के हमले में मारे गए अयतुल्ला खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को अब ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया है। ईरान इंटरनेशनल द्वारा जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने अली खामनेई के बेटे मुस्तफा को अगला सर्वोच्च नेता चुना है। रिपोर्ट के मुताबिक 56 साल के मुस्तफा अब ईरान की बागडोर संभालेंगे। मुस्तफा को लंबे समय से संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था। कथित पदोन्नति राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील साबित हो सकती है, क्योंकि इस्लामी गणराज्य लंबे समय से वंशानुगत शासन की आलोचना भी करता रहा है और स्वयं को राजशाही के अधिक न्याय संगत विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। और इसकी शुरुआत ही इस्लामिक रेवोल्यूशन के साथ हुई, जब रेवोल्यूशन ने राजशाही के खिलाफ खुद को खड़ा किया। इस्लामिक सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए पिता से पुत्र को सत्ता का हस्तांतरण इस सिद्धांत पर प्रश्न भी खड़े कर रहा है कि जो खामनेई कहा करते थे, क्या अब ईरान उन्हीं की बातों पर आगे बढ़ रहा है या उनके विपरीत विचारधारा के। ईरान इंटरनेशनल यह भी दावा किया है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी मौलवियों की सभा मुस्तफा का समर्थन करने के लिए भारी दबाव डाला था। आपको बता दें कि सर्वोच्च नेता का पद सिर्फ एक धर्मगुरु का नहीं है, बल्कि ईरान में वो रणनीतिक, राजनीतिक, सामरिक सभी फैसले लेते हैं। सर्वोच्च नेता ईरान के सभी मामलों पर अंतिम निर्णय भी देते हैं। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, लगभग ये तो तय था कि मुस्तफा कमान संभालेंगे, लेकिन सीधे सीधे तौर पर देखें तो शिया धर्म गुरु जो खामनेई थे, उनकी विचारधारा के विपरीत है। वो तो खुद जो है राजशाही के खिलाफ हमेशा कहा करते थे। क्या मजबूरी ईरान की लगती है इस समय उन्हीं के बेटे मुस्तफा को कमान सौंपने की? देखिए, मजबूरी के बारे में तो फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी इसको लेकर काफी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं। आशुतोष, ईरान इंटरनेशनल ने इस चीज का दावा किया है, जो कि लंदन बेस्ड ईरानियन आउटलेट है एक। लेकिन अभी ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, क्योंकि कल कूब में जिस तरीके से हमला किया गया था, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसका जिक्र किया कि नया लीडर चुनने के लिए बैठक की गई थी और उसको हमने टारगेट किया है और हो सकता है सब्सटेंशियल नतीजे सामने आए। और उसके साथ ही ईरान की जो समाचार एजेंसीज हैं उनकी तरफ से ये भी खबरें सामने आई थी कि नए लीडर के चुनाव की प्रक्रिया कुछ समय के लिए रोकी जा सकती है और हो सकता है कि इस बारे में जो अंतिम फैसला है वो अयतुल्ला अली खामनेई के सुपुर्द खाक, यानी उनका जो फ्यूनरल है अगले हफ्ते, उसके बाद की जाए। तो वो प्रक्रिया अभी चल रही है। करीब 88 लोगों की जो क्लैरिटी होती है, जिसे कमेटी ऑफ एक्सपर्ट कहा जाता है, जो ईरान की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार इस बात के लिए निर्धारित है कि वो सुप्रीम लीडर के चयन की प्रक्रिया को शुरू करे और आगे तक वो जाए। साथ ही ये भी रिपोर्ट्स आई थी ईरानी कम से कम जो समाचार एजेंसीज हैं ईरान की तरफ से, उनका ये दावा था कि इसके अंदर अयतुल्ला अली खामनेई ने किसी तरीके के अपने उत्तराधिकारी का कोई ऐलान नहीं किया था। लेकिन हाँ, स्वाभाविक रूप से अगर मुस्तफा खामनेई को बनाया जाता है ऐसे समय में तो उनकी स्वीकार्यता ज्यादा होगी, क्योंकि वो सुप्रीम लीडर के बेटे भी हैं और प्लस वो काफी समय से उनको ग्रूम किया जा रहा था, वो उस प्रक्रिया को अच्छी तरीके से जानते भी हैं। तो शायद वो उस प्रक्रिया को या उस जगह को बेहतर तरीके से भर पाए। हालांकि अली रजा अशरफी का भी नाम सामने आया था और जो गार्जियन काउंसिल बनाई गई थी, जिसके अंदर राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान और अली रजा अशरफी और इसके साथ साथ जो ईरान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन तीनों को एक ट्रांजिशन कमेटी के तौर पर सुप्रीम लीडर के जाने के बाद व्यवस्थाएं किस तरीके से उनके अनुपस्थिति में चलेंगी, इसका देखरेख वो कर रही थी ये कमेटी, और यही तय करेगी कि आगे की प्रक्रिया कैसे होगी। तो अभी ईरान के अंदर तमाम उथल पुथल के बीच में, इस तमाम जंग के बारूद के बीच में बहुत सारी चीजें जरा धुंधली हैं, लेकिन फिर भी ये दावा जरूर आया पहले भी और अभी भी एक बार फिर सामने आया है कि मुस्तफा खामनेई को बनाया जा सकता है और इसकी संभावना को नकारा नहीं जा सकता आज तो। और इन्हीं संभावनाओं के तहत संभवतः ईरान से भी यह खबर आई है। हालांकि इस पर औपचारिक कंफर्मेशन की पुष्टि होनी बाकी है, जैसा कि प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी बता रहे हैं। लेकिन अगर ये घटनाक्रम हुए हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सर्वोच्च कमांडर का मिलना ये भी तय करेगा कि अब IRGC की अगली रणनीति क्या होगी। क्या उसे अमेरिका के साथ बातचीत की शुरुआत करनी है या फिर इस युद्ध की जो स्थिति। तो आपको ये भी बता देते कि आखिर मुस्तफा खामनेई है, उनकी भूमिका क्या रही है। यह हमेशा से माना जा रहा था कि 56 साल के मुस्तफा दरअसल कभी भी सक्रिय रूप से ईरान की सियासत में न शामिल हुए, न उनकी रणनीति में, लेकिन पर्दे के पीछे उनका बहुत योगदान रहा है। शिक्षाविद के तौर पर जाने जाते हैं और इसी के साथ साथ
शरिया धर्म गुरु के तौर पर। हालांकि उनका मिलिट्री और पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ये भी माना जाता है कि ईरान और इराक में जब युद्ध हुआ तो 1987 से लेकर 88 के बीच उन्होंने कई जगहों पर उनकी भूमिका दिखाई पड़ी है, खासकर चाहे विरोध प्रदर्शन हो या फिर जो बसीज फोर्स हैं उसके साथ उनकी भूमिका समझ में आती है। और इसी के साथ साथ अब वो सक्सेसर कैंडिडेट थे खामनेई की मौत के बाद कि संभवतः मुस्तफा के हाथ में ही कमान आएगी। और फिलहाल ऐसी प्राथमिक जानकारी आनी ईरान से शुरू हो गई है। उधर पश्चिमी एशिया में युद्ध का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास मिसाइलें और लॉन्चर खत्म हो रहे हैं। इजराइल ने हमला तेज करने का दावा किया है और लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। उधर यूएन में इजरायली राजदूत ने दावा किया है कि ईरानी हवाई क्षेत्र पर अब पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका का कब्जा हो चुका है, जबकि ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया है। यूएन में ईरान के राजदूत ने कहा है कि ईरान जवाबी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है और जब तक अमेरिका सरेंडर नहीं करता जंग जारी रहेगी। उधर दुबई में ईरान ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाया है। बीती शाम दूतावास की पार्किंग में धमाकों के बाद आग लगी, दूर तक धुएं का गुबार नजर आया। तो दुबई में भी इस बार अमेरिका दूतावास वो निशाने पर रहा। इसके पहले रियाद में अमेरिकी दूतावास को ईरान ने निशाना बनाया और अब दुबई में। तो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग चल रही है उसको लेकर के यूएई का भी बयान आया है। यूएई ने बयान जारी किया है कि संयुक्त अरब अमीरात ने अपने इस बयान में कहा है कि ईरान पर हो रहे हमलों के लिए उसने अमेरिका को अपनी धरती के इस्तेमाल की इजाजत ही नहीं दी है। ये देखिए तस्वीरें आ रही है बीती रात कैसे दुबई में जो अमेरिकी काउंसलेट है वहां पर निशाना बनाया, उसकी पार्किंग में एक ड्रोन गिरा है। वहां तमाम सुरक्षा बल जो हैं वो राहत बचाव अभियान में लगे, लोगों को उस इलाके से दूर किया गया। तो हमें एक और अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया और इस बार भी यूएई में जो है हमले तेज हो रहे हैं। दुबई के अंदर जिसे बार बार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कहा जाता है, वो इस बार पता चला उसकी वल्नरेबिलिटी की एयर डिफेंस सिस्टम मध्य एशियाई देशों के पास, पश्चिमी देशों के पास उनका एयर डिफेंस कितना कमजोर है। संभवतः ये एक ड्रोन हमला था, 136 शाहिद कामाकाजी ड्रोन जो कि ईरान के पास बड़ी संख्या में है। ड्रोन का ये पूरा आर्सेनल जिसे लगातार वो मिडिल ईस्ट के खाड़ी के सभी 11 देशों को निशाना बना रहा है और खासकर अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे उनके सैन्य अड्डे हों, नेवल बेस हो, एयर कमांड हो, कमांड कंट्रोल रूम हो, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स हों, हर उस जगह पर। लेकिन अब उसका ताज़ा निशाना बन रहे हैं अमेरिकन दूतावास। मिडिल ईस्ट के जिन भी देशों में अमेरिकी दूतावास हैं जहां से अमेरिका ऑपरेट कर रहा है, ईरान अब अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए जीपीएस इनेबल्ड ड्रोन भेज करके वहां पर हमले कर रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुनिए किस तरह पैनिक और भय का माहौल जैसे यह हमला हुआ। तो दुबई में यूएस वाणिज्य दूतावास पर यह बीती रात हमला हुआ है, जिसकी औपचारिक कंफर्मेशन भी यूएई की ओर से आई है। शिट। निकल 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 निकल। अनदर ड्रोन। लेबनान में भी इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। आपको बता दें कि जैसे ही खामनेई की हत्या हुई इसके बाद हिजबुल्लाह जो है लेबनान के रास्ते से उत्तरी इजराइल पर हमले कर रहा है। तो अब इजरायली सेना ने लेबनान में 60 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा किया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हथियार, स्टोरेज, लॉन्चर सिस्टम जैसी अहम जगहों को निशाना बनाया है। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपिंग फोर्स है उसने ये भी कहा है कि लेबनान के दक्षिणी इलाके में लेबनान की सीमा पार करके भी इजरायली सैनिक भीतर प्रवेश कर चुके हैं। इजराइल ने पहले भी कहा था कि वो बूट्स ऑन द ग्राउंड यानी दक्षिणी लेबनान के रास्ते अंदर घुसेगा, सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा करेगा, 50 से 60 गांवों को चेतावनी दी थी। ये तस्वीरें आप बेरूत की देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ दक्षिण लेबनान के कई सारे ऐसे इलाके जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, उसका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके हथियार हैं, उसका जखीरा है, ड्रोन है, मिसाइलें हैं और आतंकी संगठन जहां पर भी हिजबुल्लाह का नेटवर्क है उसको ध्वस्त किया गया है। उधर ईरान के साथ चल रही जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब ईरान बातचीत करना चाहता है लेकिन बहुत देर हो चुकी है। यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई के कारण मिडिल ईस्ट के हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। A lot of the people you would least suspect want to quit. They want to have immunity. They're asking for immunity, and probably at some point they'll be dropping, as you would say, laying down their guns. We'll see what happens. In the meantime, we're just continuing to go forward. Our military is the #1 in the world by far.
and we are. This is everything's big in my book. Venezuela was big. This is big. The original hit, Midnight Hammer, was big. Everything you view is big, but it's not considered very big by some standards, by some of our standards. We have a military like no other military that's ever been built. Well, some of the European nations have been helpful, and some haven't, and I'm very surprised. Germany's been great. He's been terrific. Others have been very good, terrific. I think that the head of NATO, Mark, is fantastic. Okay, Mark Rutte. I think he's fantastic. But some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Spain, first of all, it started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And everybody was enthusiastic about it, Germany, everybody. And Spain didn't do it. And now Spain actually said that we can't use their bases. And that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it. But we don't have to. But they were unfriendly. And so I told him we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people. But they don't have great leadership. And as you know, they were the only country that in NATO would not agree to go up to 5%. I don't think they would have agreed to go up to anything. They wanted to keep it at 2%, and they don't pay the 2%. So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. In 5 years, you realize you put somebody in who is no better. So we'd like to see somebody in there that's going to bring it back for the people. And we'll see what happens with the people. You know, they have their chance. And we've said, don't do it yet. If you're going to go out and protest, don't do it yet. It's very dangerous out there. A lot of bombs are being dropped. But I would say that would be about the worst. So hitting only civilian places, hotels and apartment buildings, and we're hitting them where it is much more appropriate. We're hitting them very hard. And the big scale hitting goes now. They no longer have air protection. They no longer have any detection facilities at all left, and so they're gonna be in for a lot of hurt. These are bad people. These are people that killed. I guess it's 35,000. It's coming out 35,000 over the last 3 weeks. Protesters, 35,000 violently killed. So these are bad people. They're hitting countries that were, let's call them neutral, right? They lived together for a long time. I think they were surprised. I was surprised. I think and now those countries are all fighting against them and fighting strongly against them. Someday they'll write a story and they'll say why they did that. But they hit countries that had nothing to do with what's going on. They were sort of leaving everything alone. All of a sudden they had missiles shot in, which shows you the level of evil that we're dealing with. They'll hit people that were actually at least somewhat friendly. And they had no problem. They have no Navy, it's been knocked out. They have no Air Force, it's been knocked out. They have no air detection, that's been knocked out. Their radar has been knocked out. And just about everything's been knocked out. So we'll see how we do, but we're doing very well. We have a great military. डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ अमेरिका अपनी सेना भी जंग के मैदान में उतार सकता है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर उनका अगला कदम क्या होने वाला है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के ऑपरेशन बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और ये और ज्यादा घातक होते जा रहे हैं। लेकिन आखिरकार अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका के मुताबिक अब भी उसके ऑपरेशंस के ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हुए हैं और वो ऑब्जेक्टिव है लगातार ना सिर्फ इनरिच यूरेनियम को अपने हाथ में रहना, कंट्रोल करना, बल्कि ये भी कि बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्रामों को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना। लेकिन इसके लिए अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? जानकार मानते हैं कि क्या अमेरिका भी अपने ट्रूप्स को ईरान भेज सकता है? इसको रूल आउट भी नहीं किया जा सकता क्योंकि माना यही जा रहा है कि अमेरिका ऐसा कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसने एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखा हुआ है। अब वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज क्या है? क्यों लगातार अमेरिका अपनी जो सैन्य कार्रवाई है वो ईरान के खिलाफ रोकने की बजाय हर बदलते वक्त के साथ बढ़ाता जा रहा है? हम आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल अमेरिका का अगला कदम क्या हो सकता है? सबसे पहले आप ईरान को देखिए। यह है ईरान का नक्शा। ईरान दरअसल 7 देशों के लैंड बॉर्डर्स के साथ अपने आप को
चारों तरफ से घिरा हुआ नजर आता है। इसकी बॉर्डर एरियाज जो 7 देशों से लगते हैं वो करीबन 6000 किलोमीटर से ऊपर के हैं। अब जो देश हैं वो है तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक और यहाँ के बाकी के एरिया। अब आप देखिए कि कैसे लगातार ये तमाम देश, अगर अमेरिका को अपने ट्रूप्स को ईरान भेजना हो तो ये पॉसिबल लोकेशंस हो सकती है जहां से अमेरिका ये मूवमेंट कर सकता है, लेकिन ज्यादातर देशों ने इस बात को लेकर साफ मना कर दिया है कि वो अपने जमीन से ईरान के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं करने देंगे। तो फिर अमेरिका के लिए क्या रास्ता बचता है? आइए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार अमेरिका क्या कर सकता है। देखिए दूसरी स्लाइड में आपको दिखाता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये बंदर अब्बास का इलाका। दरअसल आपको याद होगा कि अमेरिका ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि उन्होंने ईरान की नेवी के 10 से ज्यादा शिप्स को मार गिरा है, आप पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, और उनका मकसद है ईरान की नेवी को बर्बाद कर देना। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है कि अगर अमेरिका को गल्फ ऑफ ओमान से जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अगर ईरान की तरफ भेजना हो तो बंदर अब्बास एक ऐसा इलाका है जहां से वो मूवमेंट अपने ट्रूप्स की कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि अभी भी जो अमेरिका के ऑपरेशन है वो लगातार उन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर है, उन मिसाइल लॉन्चर्स पर है जो लगातार ईरान की सुरक्षा करते हैं। यानी जब वो ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तो फिर निश्चित तौर पर उसके बाद फिर बंदर अब्बास की मूवमेंट हो सकती है। देखिए ये इसलिए भी क्योंकि अब तक लगातार जो नेवी की प्रेजेंस थी ईरान की वो वीक होती जा रही है, शिप्स की पावर उनके पास बची नहीं है, लगातार उनकी जितने मिसाइल पावर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, कमांडर्स को लगातार ईरान और इजराइल मिलकर मार रहे हैं। अब अगर बंदर अब्बास से मूवमेंट होती है जो यहां पर मौजूद है, यानी जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, तो यहां से मूवमेंट कर पाना ईरान से खासतौर पे अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं आपको तीसरी स्लाइड दिखाता हूं, आपको समझाता हूं कैसे। देखिए अगर आप तीसरी स्लाइड पर जाएं तो आप ये समझे कि देखिए बंदर अब्बास का ये इलाका, और उसके बाद अब आप ये इस इलाके को देखिए, यह है बंदर अब्बास का इलाका, और यहां से अगर मूवमेंट की जाएगी तेहरान की तरफ तो ये दरअसल पूरा डिस्टेंस करीब करीब 1300 किलोमीटर का है। 1300 किलोमीटर अगर लैंड से, यानी जो इनका नेशनल हाईवे है 71, अगर उससे की जाती है, यह हाईवे बहुत बेहतरीन है, मैंने खुद इससे ट्रैवल किया है, और ये तेहरान को सीधे साउथ ऑफ ईरान के साथ जोड़ता है, बंदर अब्बास के इलाकों को, और यहीं से लगातार मूवमेंट की जाती है। अब इसके बीच में भी कई ऐसी महत्वपूर्ण लोकेशन पड़ती हैं, चाहे वो इस्फहान हो, कोम हो, और बाकी लोकेशन, और नतांज और बाकी के लोकेशन फॉर्दो भी इसी एरियाज में पड़ते हैं। यानी जो मैक्सिमम उनकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स है वो इन्हीं एरियाज में पड़ती है, और शायद इसी वजह से इस इलाके को चुना भी जा सकता है। तो यानी अगर अमेरिका को अपनी ट्रूप्स की मूवमेंट करनी पड़े तो बंदर अब्बास सबसे सुटेबल लोकेशन होगी, क्योंकि फिर अमेरिका को किसी देश से पूछना नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद ये तो आपको मैंने बताया कि ये सड़क का मार्ग होगा, अगर इस पर हवाई रास्ते से जाना पड़े तो यहां से मूवमेंट 2 घंटे की है, यानी एरियल डिस्टेंस 2 घंटे में अमेरिका तय कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के जो बेड़े हैं उनके पास अपने फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनके पास कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं। तो ऐसे में ये मूवमेंट और आसान हो जाएगी, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक चलते फिरते आप कह सकते हैं एयर स्ट्रिप्स हैं जहां से मूवमेंट कर पाना, टेक ऑफ लैंडिंग कर पाना बेहद आसान हो जाएगा, और अमेरिका को ऐसा एक्सपीरियंस भी है। तो अब माना जाए कि अगर अमेरिका को उन न्यूक्लियर इनरिच यूरेनियम्स को कैप्चर करना हो या फिर अपने कब्जे में लेना हो और इस बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम्स को पूरी तरीके से बर्बाद करना हो, तो फिर ग्राउंड ट्रूप्स की मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रह सकता है, जिसको हालांकि अमेरिका मना नहीं कर पाया, ना ही हां करता है ना ही मना करता, तो ऐसे में इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता।